जो कुछ भी है, आकाश है, बादल है, सब कुछ, यानी पूरी की पूरी कायनात और पूरी की पूरी सृष्टि और सृष्टि के जितने महत्वपूर्ण उपादान हो सकते हैं, जो मनुष्य की जिंदगी से जिनका बहुत गहरा रिश्ता बना हुआ है, उनको वो अपनी कविता में और अपनी गीत और गजल में रेखांकित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। आप पर्यावरण को लेकर के चिंता करते हैं। यहाँ से अभी कविता पढ़ रहे थे प्रोफेसर वशिष्ठ जी, और कविता पढ़ते हुए उन्होंने चिड़िया की बात कही। मैं उस कविता को क्या बोल रहा हूँ, कई बार होता है कि एक साथ मंच पर बैठे हुए जो वक्ता होते हैं, उन वक्ताओं द्वारा एक ही चीज रेखांकित होनी होती है। वशिष्ठ जी ने जो गजल के 3 शेर पढ़े हैं, दरअसल मैंने इस किताब में नोट कर रखा था यहाँ से उसको सुनाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण है चिड़िया के बारे में। लेकिन वो चिड़िया का वो संकट, वो संदेश, वो पर्यावरण को देखने का नजरिया अब बदल गया है। प्रकृति को देखने का नजरिया अब बदल गया है। और मैं इस पूरी सभा का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि एक दौर में हिंदी कविता के इतिहास की विकास यात्रा में एक दौर रहा है छायावाद, जिसको कहते रहे हैं। उस छायावाद में जो प्रकृति सौंदर्य का वर्णन हुआ है, उसकी बड़ी प्रगतिशील और क्रांतिकारी यथार्थवादी व्याख्या की थी हिंदी के बहुचर्चित आलोचक, प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह ने। और नामवर सिंह ने कहा था कि सामंती व्यवस्था में किसी स्त्री पुरुष को एक नई बनती हुई दुनिया में अगर एकांत नहीं मिल पा रहा था प्रणय निवेदन के लिए, प्रेम के लिए, तो उसने प्रकृति की तलाश की थी। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि वो संदर्भ बदल गया और प्रतिभा गुप्ता की शायरी तक, गजलों तक और गीतों तक आते आते मैं कहना चाहता हूं कि ये संदर्भ पूरा बदल गया है। रहा होगा छायावाद के दौर में आज से 100 साल पहले, जब सामंती व्यवस्था की जटिलताओं में और विधि निषेधों में, मर्यादाओं में फंसे हुए मध्य वर्ग के युवक और युवतियों के लिए प्रणय निवेदन के लिए, प्रेमालाप के लिए प्रकृति के किसी कोने अंधेरे के किसी प्रांगण में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा होगा। कोई पार्क और कोई रेस्टोरेंट उनके पास नहीं रहा होगा प्रेम भाव के निवेदन के लिए, तब वो प्रकृति के पास गए होंगे। ये कोई व्याख्या आज 100 साल पहले कविताओं में प्रकृति की उपस्थिति को लेकर के यह यथार्थवादी और प्रगतिशील व्याख्या कभी 100 साल पहले की गई हो। लेकिन आज दुनिया बदल गई। आज दुनिया बदल गई है तो प्रकृति का संदर्भ भी बदल गया है। और मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात का उपसंहार करूंगा। और ये बहुत बड़ी ताकत है किसी भी कवि और रचनाकार की, कि ऐसे कैसे वो समय के बदलने के साथ, युग के बदलने के साथ प्रकृति को अगर अपनी कविताओं में उपस्थित कर रहा है, तो उसका परिप्रेक्ष्य, उसका दृष्टिकोण और उसका संदर्भ कैसे बदल जा रहा है। प्रतिभा गुप्ता के यहाँ प्रकृति और पर्यावरण का संदर्भ उन्होंने खुल करके कहीं कहा नहीं है, लेकिन मैंने उनको गीतों और उनके गीतों और गजलों को पढ़ते हुए प्रकृति की उपस्थिति से जो ताकत और जो खास तरह की रागात्मकता जो मैंने अनुभव की है, उसका संदर्भ आप बदले हुए इस जमाने में देखेंगे तो वो पूरा का पूरा जो प्रकृति और पर्यावरण का महत्व है वो बदला हुआ है। क्योंकि चारों तरफ नई आधुनिक बनती हुई और औद्योगिक सभ्यता ने सबसे ज्यादा विनाश अगर किसी का किया है तो प्रकृति का विनाश किया है। इसलिए आज के दौर में कवि और कलाकार की, किसी कवि और लेखक की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण पर और प्रकृति पर जो आधुनिक सभ्यता ने, आधुनिक औद्योगिक नई सभ्यता ने प्रकृति और पर्यावरण पर जो एक प्रकार का संकट पैदा किया है और भयानक दोहन है, उसका पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, गिट्टियां बनाई जा रही हैं, कंक्रीट के जंगल उगाए जा रहे हैं, किस तरह से वनस्पतियों का नाश हो रहा है, किस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, समुद्र से लेकर के नदियों का कैसे दोहन हो रहा है। इस प्राकृतिक संपदा का जो भयानक दोहन है आधुनिक यांत्रिक और औद्योगिक सभ्यता में, उसमें पर्यावरण और प्रकृति के लिए जो संकट है, नए सिरे से कवि और लेखक अगर आंदोलन में नहीं जा सकता है, किसी धरने और प्रदर्शन में नहीं बैठ सकता है, भूख हड़ताल नहीं कर सकता है, इस विनाश के खिलाफ प्रशासन और सत्ता व्यवस्था का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अगर किसी आंदोलन और भूख हड़ताल में वो नहीं शामिल हो सकता है, तो कम से कम अपनी लेखनी के स्तर पर एक सुंदर गीत और सुंदर कविता रखकर प्रकृति को बचाने का कोशिश कर सकता है। आपने मेरे निवेदन पर गौर से मेरे साथ तादाद बनाया, मेरी बातों को सुनने की आपने कोशिश की, बहुत सारी बातें
मुझे कहनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब अपनी बात यही इसी खूबसूरत दिन पर मुझे समाप्त